हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा दसवीं हिंदी गोदली भाग 2 के अध्याय दो जिसका नाम है 20 के दांत। और ये एक क्या है, तो ये कौन सी विद्या है, तो ये एक कहानी है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि इसके कहानीकार कौन हुए, तो नलिन बिलोचन शर्मा। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का 20 के दांत कहानी जो है इसको पढ़ेंगे, यानी कि पाठ परिचय करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। लेखक परिचय, पाठ परिचय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी को पढ़ना। कहानी कह रहा है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीम इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। यानी कि एक सेन साहब हैं जिनकी एक मोटर कार है जो कि बंगले के सामने बरसाती में क्या है, तो खड़ी है। कैसी है, तो एकदम काली है। यानी कि पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरह कि सेन साहब के पास कौन सी गाड़ी थी, तो स्ट्रीमरलैंड थी। स्ट्रीमरलैंड कौन सी कंपनी, तो स्ट्रीमरलैंड का कैसी कलर की थी, रंग पूछेगा तो काली रंग की थी। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। वो सेन साहब वो कार को कितने में क्या खरीदे थे, तो 7,500 में कर देते। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हम बताते चलेंगे। काला रंग चमक ऐसी कि अपनी मुंह देख लो, यानी कि नई चमचमाती एकदम काला कलर की क्या थी, तो गाड़ी थी जिसमें कि आप मुंह देख सकते हैं। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत नहीं। यानी कि कहीं पर एक धाबा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की कोई सामत नहीं। क्लीनर मतलब साफ सफाई करने वाला, और सोफर जो है ना वो ड्राइवर है, यानी ड्राइवर चालक। मेम साहब की सख्त तकीद, मेम साहब की क्या है, तो सख्त तकीद। तकीद मतलब होता है, तकीद मतलब कि निर्देश, आदेश देना। यानी कि मेम साहब उन सबको क्या करती थी, तो आदेश देती थी। तकीद की खोखा खोखी गाड़ी के पास भटके नहीं। यानी कि उनका मेम साहब का क्या काम था, तो निर्देश आदेश देना उनको कि खोखा खोखी जो है उनका लड़का लड़की वो गाड़ी के आसपास भटक न पाए। उसके बाद है, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। यानी कि सेन साहब की कुल कितनी पुत्री थी, तो सेन साहब के कुल 5 पुत्री थी। 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। और लड़कियां क्या है, तो तहजीब, यानी तहजीब मतलब क्या होता है, तमीज मतलब व्यवहार, उनकी व्यवहार जो है उसकी जीती जाती मूरत है। मिस्टर और मिसेज सेन साहब ने उन्हें क्या करना चाहिए ये सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए ये इसकी उन्हें अच्छी तालीम दी है। यानी कि उनको ये नहीं पता सिखाया है ना क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जरूर सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए। तालीम मतलब शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी है। लड़कियां क्या है, कठपुतली, और उनके माता पिता को इस बात पर क्या है, तो गर्व है। लड़कियां क्या है, तो कठपुतली, और इस बात पर किसको गर्व है, तो माता पिता को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लड़कियां कठपुतली है, इस पर किसको गर्व है, तो अपने माता पिता को इस पर गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, यानी कभी भी वो बदमाशी नहीं करेगी, कोई भी चीज को तोड़ेगी फोड़ेगी नहीं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखने चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। यानी कि वो तो हंसती है, मुस्कुराती है, लेकिन खिलखिलाकर पूरे जोर से नहीं, आराम से हंसती है कि किसी को मालूम न चले। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से घिसक कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और एक मिसेस सेन की लड़कियां है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। यानी कि सेन साहब की लड़कियों को क्या करता है, तो मिसाल दिया जाता है कि एक उनको देखो और एक तुम लोग हो, कि फूल के गमला को तोड़ दिया, और वो है कि कुछ तोड़ती फोड़ती नहीं है। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर चमक दमक की कोई खतरा नहीं थी।
यानी कि सेन साहब की जो लड़कियां थी उनसे चमक धमक की, मोटर की चमक धमक की कोई खतरा नहीं थी। तो पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सेन साहब के मोटर कार को किससे खतरा नहीं थी, तो सेन साहब की लड़कियों से खतरा नहीं थी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही सबसे छोटा है, खोखा उनका एक पुत्र था जो कि सबसे उनका छोटा पुत्र था, जिसका नाम क्या था, खोखा, और वही एक था 5 बहनों के बाद उसका जन्म हुआ था, जो कि सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सेन साहब तो चुप सचमुच बूढ़े नहीं लगते। यानी कि वो क्या था, तो खोखा बुढ़ापे का आंखें का तारा था, यानी कि अंतिम भरोसा था कि होगा नहीं होगा, वो क्या था, तो अंतिम था। उसके बाद बुढ़ापे में हुआ। ताल्लुक मतलब क्या होता है, ताल्लुक मतलब प्यार होता है, प्यार किसी हालत में मानने को तैयार नहीं थे। संबंध मतलब संबंध, ताल्लुक संबंध होता है, तारा मतलब प्यार। उसके बाद है लेकिन मानने के लगे की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। यानी कि उसका आविर्भाव मतलब जन्म होता है। उसका जन्म कब हुआ, जब उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था, ये अस्वाभाविक नहीं था। खोखा क्या था, तो जीवन के नियम का अपवाद था, यानी कि ना के जगह पर हाँ था। और ये कैसा था, तो ये अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, ये घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मोटर कार को किससे खतरा था, तो खोखा से खतरा था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सोफली, आरती घर में अलग नियम थे। यानी कि इन 5 बेटियों के लिए अलग नियम थे। उन 5 बेटियों का क्या नाम था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा को 5 हुई तो उनके लिए अलग दूसरी कहने के लिए तो सेनों का कहना था। यानी कि बेटा के लिए अलग और बेटी के लिए अलग शिक्षा दीक्षा, हर चीज़ में अलग अलग नियम था। कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसके इस लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। यानी कि खोखा को क्या इंजीनियर ठहरा, यानी कि उसको इंजीनियर का सपना देखते थे और वो क्या, तो इसे अभी से ही उसे ट्रेनिंग दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि किसके अनुसार सेनों ने क्या किया, तो सिद्धांतों को भी बदल दिया, तो खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। यानी कि दोस्त उनके आते रहते हैं सेन साहब के और बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, तो भड़कीले रूम में। भड़कीले रूम मतलब चमक दमक, यानी कि पूरा चमकीले रूम में बैठते हैं कि किसका लड़का क्या करेगा। अगर कोई चर्चा नहीं रहता हो बात करने का, तो चर्चा क्या निकलता है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि ये तो अपने लड़कों को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे कि क्या कर रहे हैं। यानी कि सेन साहब अपने तरह से उसको क्या करेंगे, तो ट्रेंड करेंगे। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वो तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी कि सेन साहब जो थे अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा खोखा क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया। यानी कि लोग क्या बोल रहे थे, जब खोखा 5 साल का था तो लोग क्या बोल रहे थे, उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। ये बात कौन बोल रहा था, तो लोग बोल रहे थे। किस स्कूल में भेजने के लिए, तो किंडरगार्टन स्कूल में। ये स्कूल का नाम आपको याद रखना होगा। आगे है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ
कुछ कुछ ठीक पीट किया करे। यानी कि क्या करता है, तो कारखाने से, उनके कारखाने हैं, उनके कारखाने से बढ़ई आता है और 1-2 घंटे के लिए ठोक पीट से उसके साथ, खोखा के साथ करता है। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। यानी कहने का है कि इससे क्या होगा, तो बच्चे का उंगलियां जो है अभी से औजारों पर वाकिफ हो जाएंगी, जिससे कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बन जाएगा। और यही लोग क्या है, हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते हैं। एक दिन का वाक़या है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार निवीस थे। अखबार निवीस मतलब पत्रकार, और सेन के दूर के रिश्तेदार भी थे। एक साधारण आदमी थे जो कि एक पत्रकार थे, और दूर के उनके रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ा था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। यानी कि एक पत्रकार साहब आए थे जो कि उनके रिश्तेदार के ही थे। उनका एक लड़का भी था जो तो खोखा से क्या था, तो छोटा था, लेकिन क्या था, बहुत समझदार और होनहार था। और उसी को देखकर किसी दोस्त ने उसका लड़का का क्या कर दिया, तो बड़ाई कर दिया। और उन सेन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यानी कि हमेशा वो उसको इंजीनियर की बातें ही करते थे। कोई कुछ भी कहे, अपने बेटे का ही बड़ाई करते थे और वही बात दोहराकर वे थकते नहीं थे। यानी कि बार बार वही बात बोलते थे कि मैं अपने बेटे को तो इंजीनियर बनाऊंगा। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसंग क्या व्यंग कर ऐंठ रह गए। ऐसी बात सुनकर वो क्या रह गए, तो व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। यानी सभी बाहर शोरगुल सुनाई दिया तो सभी मित्र क्या हुए, तो उठे और कुछ मित्र जाने की इच्छा प्रकट किए। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। यानी कि जो ड्राइवर था वो एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। यानी कि उस औरत के पास 5-6 साल का बच्चा था और वो बच्चा क्या कर रहा था, तो शोफर की ओर झपट रहा था और वो माँ उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। यानी कि सेन साहब जब बाहर आए तो उसको देखकर क्या हुई, तो औरत डर गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, यानी अदब से कहा कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। यानी कि उस लड़का का क्या नाम था, मदन। वो कितने साल का था, तो 5-6 साल का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदन कितने साल का था, तो 5-6 साल का था। गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने माना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। यानी कि ऐसा शोफर अपने मालिक सेन साहब से कहता है कि ये जो लड़का है गाड़ी को गंदी कर रहा था और मैंने जब रोका तो इसे जा जा मैंने पकड़ लिया, तो ये मुझ पर क्या करने लगा, तो मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठ को देखकर चुप रह गई। यानी कि सेन साहब को सटे ओठ को देखकर क्या रह गई, तो वो चुप रह गई, वो कुछ नहीं बोली। सेन साहब ने बड़े सनयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकले हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी कि मदन का क्या हुआ, तो पैर में, घुटने में चोट लग गई थी, जिसको वो पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था, क्या किया था, शोफर ने उसे ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात होगी। यानी कि सेन साहब का जो ड्राइवर था मामूली सा, उसने क्या किया था, उस बच्चे को ढकेल दिया, जिससे उसको क्या हुआ, तो पैर में चोट लग गई। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई होगी।
ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा। यानी कि इसी वक्त क्या हुआ था, मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़े पीछे और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। यानी कि और जो लोग बैठे थे वो अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। यानी सेन साहब तभी उसको क्या किए, खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। यानी कि मोटर जो था उसके पिछली शीशा जो था उसको क्या क्या चकनाचूर यानी कि पूरी तरह से टूट चुका था। और ये कौन तोड़ा था, ये खोखा तोड़ा था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। यानी कासू कौन, तो खोखा का ही दूसरा नाम कासू था। कासू या खोखा दोनों एक ही का नाम है। तो इस बार भी क्या किए, तोड़ने के बाद भी उसको हल्की मुस्कुराहट यानी कि आराम से उसको समझा रहे हैं, डांट रहे हैं। और मित्र से भी क्या बना कि देख रहे हैं आप लोगों ने, बड़ी शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। यानी कि उसने तोड़ने के बाद भी उसको हल्की मुस्कुराहट के साथ समझाया, डांटा और उसकी बड़ाई भी कर रहे हैं कि देखो कि अभी से इसको इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। आखिर वो देखना चाहता था कि बत्ती जलती कैसे, उसके अंदर क्या है। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्त के साथ उनकी कार की ओर चल दिए। उसको ज़मीन पर उतार कर अपनी दोस्त की कार लगी थी वहाँ चल दिए। उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखे तो मुझे समझ पाते, इसमें शक नहीं था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। यानी कि सेन साहब को नमस्कार करने के बाद वो क्या, तो अपनी कार की दरवाज़ा की ओर बढ़े लेकिन फिर रुक गए। क्यों रुके, तो आइए आगे पढ़ते हैं। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई। उनकी निगाह क्या हुई, अगले चक्के, गाड़ी के जो मोटर कार थी उसके अगले चक्के पर पड़ी। तो उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी के हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। यानी कि क्या हुआ था, अगला टायर जो था वो पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। यानी कि सेन साहब ऐसा बोले कि कहीं कासू का तो ये काम नहीं कि हवा निकाल दिया हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सी लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। यानी कि ये किसका काम था, तो ये कासू का काम था। और ड्राइवर से बोलते हैं कि पंप लाकर इसमें हवा भर दो, तब तक हम लोग लॉन में कुर्सी लगाकर बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के के भी हवा निकली हुई। यानी कि दूसरी ओर, यानी कि दूसरा चक्का का भी पिछले का हवा निकला हुआ था। ड्राइवर बोलता है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय परिवार के साथ चल। उसके बाद सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। यानी कि सेन साहब और मिस्टर सिंह क्या करते, तो वहीं पर बैठकर बातें करते रहे। और मुखर्जी साहब और उनकी गाड़ी क्या थी, तो सकुशल यानी कि ठीक थी। तो वो क्या किए, तो पत्रकार महोदय जो थे उनके परिवार के साथ वो चल गए। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों का हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। यानी हिकमत मतलब उसको जानकारी मिल गई थी कि टायर का हवा कैसे निकालते हैं, इसीलिए उसने मौका मिलते ही ये कर दिया। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों के देखकर तो ये साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, तो खोखा को ही बड़ाई के इंजीनियरिंग पर उसका क्या है, तो दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुस्कत नहीं हो गए। यानी कि जब तक ये सब बातें चलती रही कि जब तक वो विदा नहीं ले लिया, यानी कि यहाँ से प्रस्थान नहीं कर गए, चले नहीं गए, तब से क्या होती रही, तो यही सब बेमतलब की बातें होती रहीं।
उसके साहब बाद है सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी। सेन साहब क्या अंदर लौटे तो क्या बेरा मतलब नौकर को मदन के पिता गिरधर लाल को जो उसकी फैक्ट्री में क्या था तो किरानी था और अहाते एक कोने में आउट हाउस में रहता था बुला लाने का हुक्म दिया। यानी कि मदन के पिता जो थे, मदन के पिता गिरधर लाल, मदन के पिता का क्या नाम था तो गिरधर लाल था नाम था। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। मदन के पिता गिरधर लाल को क्या किया तो नौकर से बुला लाने को कहा जो कि उनके फैक्ट्री में अहाते के कोना के आउट हाउस में रहता था और उसे बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आए यानी कि मदन के पिता आए और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। यानी कि गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया जैसे क्या होता है तो खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। सेन साहब ने ठंडी बैलेंस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा है। यानी कि मदन का बात बोल रहे थे कि मदन आजकल क्या हो गया है, शौक मतलब बहुत, शौक मतलब क्या होता है तो शौक मतलब ढीठ होता है, वो ढीठ हो गया है। मेरे बोलने के बाद भी मेरे सामने भी वो ड्राइवर को क्या कर रहा था तो झपट रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यानी कि आगे चलकर ऐसे ही लड़के क्या बनते हैं, गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये बात किसने कही थी तो ये बात सेन साहब ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछेगा। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, यानी कि गिरधर लाल कभी हाँ में हाँ मिला देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। ऐसी इतना बात बोलकर बोला कि फिर ऐसी बात हुई तो तुम अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते ही मदन के चित्कार से सोने का आरामदेह से अनार गूंज गया। आराम से खलल पड़ने के कुछ झुंझलाकार पिता सेन के धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़ाई को बिगाड़ दिया है। यानी कि गिरधर क्या है तो समझदार है और उसकी बीवी ने क्या किया है तो लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यह दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द राइज एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकपक पर झींग आ रही थी। यानी कि मदन क्या था, कतार से चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की क्या तो बकपक पर उनको गुस्सा आ रहा था, मदन की माँ को। लेकिन उन्होंने भी अपनी चीख क्या की तो मदन पर ही उतार दी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी कि उसकी सिसिकिया सेनों के स्यानकार तक पहुंच नहीं सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया, यानी कि दूसरा दिन मामला उल्टा पड़ने वाला था। शाम के वक्त खेलता कुलता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। यानी कि शाम को खेलता कूदता खोखा क्या हुआ तो बगल के अहाते की बगल वाली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों का आवारा गर्द मर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। यानी कि जो मदन था वो पड़ोसियों के क्या था तो आवारा गर्द मर्दों के साथ क्या कर रहा था तो लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। यानी कि खोखा ने देखा तो उसकी भी मन किया खेलने को। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कि हंस क्या यहाँ पर बोला गया है लेखक द्वारा कि हंस क्या किया तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक रहा था। यहाँ पर हंस किसको कहा गया है तो हंस यहाँ पर कहा गया है खोखा को, और कौवे की जमात जो थी इन लोगों की थी मदन और उसकी दोस्तों की। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब से मदन से कहा, यानी कि उसकी आदत थी कि रौब झाड़ कर बोलना, बड़ो हो कोई भी हो, हमको लट्टू दो हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज नहीं था, यानी कि दूसरे लड़कों का उससे कोई मतलब नहीं था। खेले भी तो ठीक, ना खेले भी तो भी ठीक।
वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फ़ायदा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, यानी कि खोखा को खिलाना चाहते थे, उनके फ़ायदे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे। पर उनके अपमानित प्रतिद्वंदित लीडर मदन को ये बात मंजूर नहीं हो सकी, यानी कि उसके लीडर जो थे मदन, उसको ये बात नहीं मंजूर थी। क्यों? क्योंकि उसको अपमानित किया गया था। उसने छूटते ही जवाब दिया, अब भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। उसके बाद मदन ने क्या किया, तो जवाब दिया कि भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। भी लट्टू है तेरे पास, जा अपने बाबा की मोटर कार पर बैठ। कासू तैश में आ गया। इतना बोलते ही कासू क्या होगा, तो बौखला गया एकदम। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। क्या था, कासू 5 साल की उम्र में ही अपने नौकर पर, अपने बहनों पर क्या करता था, तो हाथ छोड़ देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव देखा न ताव, मदन को एक घुसा रसीद कर दिया। यानी कि उस क्या क्या खोखा ने आव देखा न ताव, मदन को क्या किया, एक घुसा मार दिया। तो चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला नहीं था, यानी कि मदन भी चुप रहने वाला नहीं था। वो झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हट कर इस द्वंद का युद्ध का मजा लेने लगे। यानी इतने में क्या हुआ, तो दोनों में युद्ध होने लगा। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की नहीं, बगल के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यानी कि बंगले के जो पिल्ले होते हैं और गली के जो कुत्ते होते हैं, उनकी लड़ाई थी। अहाते में यह लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। यानी कि अहाते मतलब अलग में लड़ाई होती तो कासू क्या होता, उनके पास होती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। वहाँ से क्या हुआ, तो कासू अपनी जान बचाकर भाग निकला रोते हुए। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न तो अपनी दुर्दमीय लीडर की मदद की, यानी कि ना उसने अपनी मदन की भी मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की, यानी कि ना अपने माता पिता, वो सब क्या करते थे, तो वहीं काम करते थे। तो क्या हुए, लाडले के माता पिता वहाँ काम करते थे, तो उसकी भी मदद नहीं की। हाँ, लड़ाई ख़त्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, यानी कि लड़ाई ख़त्म होते हुए सब इधर उधर चले गए। मदन घर नहीं लौटा। मदन क्या था, डर के मारे घर नहीं लौटा। लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुस गया। यानी कि फिर 9-10 बजे के बाद उसको भूख लगी तो धीरे धीरे क्या किया, तो गली के रास्ते से घर में घुस गया। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी। बस डर उसे इस बात का था कि कहीं आज और दिनों से मार जो है वो अधिक पड़ेगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। माँ नहीं थी, उसने रसोई में गया। उसके बाद बगल वाले कमरे से क्या रहता था, आवाज़ आ रहा था। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। उसने आराम से एकदम बैठकर खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसे बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, यानी कि उसके पिताजी जो थे वो गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झलकार कर, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यानी कि उसको कुछ बात सुनाई नहीं दी, बस इतनी बात सुनाई दी कि उसके पिता ने चिल्ला कर बोला, अरे बतलाया तो। क्या हुआ, तो सिर्फ मालिक ने बुलाकर कहा कि कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो तुम्हारी तनख्वाह है वो ऑफिस से आकर ले लेना और मकान भी छोड़ देना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजीब होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। यानी कि यहाँ पर मदन की कोई बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर बात होती तो वो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पर बरामदे में ही रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसके पैर लोटे से लगे। यानी कि वो उसकी बात नहीं हो रही थी, तो वो सोने के लिए रखा चारपाई पे जा रहा था, तभी उसकी पैर क्या हुई, तो लोटे से लग गई।
लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। यानी कि लोटे की आवाज़ सुनकर क्या हुआ था, गिरधर बाहर निकला और मदन की अम्मा भी उसके साथ आई। मदन चौक पर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। यानी कि मदन जानता था कि पीटूंगा, इसीलिए उसने तैयार हो गया मार खाने के लिए। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था, तो अपने पिता के हाथों से पीटा जाता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ रोता था। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के पास बिल्कुल पास आ गया कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। यानी कि उसके चेहरे से क्या हुआ था, नाराजगी जो था वो साफा हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। उसने क्या किया, तो गिरधर लाल ने मदन को चिपक कर हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। यानी कि उसने अपने पिता को हक्का बक्का यानी कि अचंभू होकर देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह का प्यार किया था। यानी कि उसको याद नहीं कि मेरे पिता ने कब मुझे इससे पहले गोद में उठाया और प्यार किया हो। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेप्रवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। यानी कि नौकरी निकालने के बाद भी वो खुश था। क्यों खुश था, तो आइए पढ़ते हैं आगे। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप और तूने तो वो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ, यानी क्या किया था, तो मदन जो था ना वो खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो 2 दांत तोड़ डाले थे। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। इसी बात पर क्या ये बात उनको बेटा को बाप को बताया गया था, गिरधर लाल को। इसी पर क्या इस बात पता चल गया गिरधर लाल को, तो वो अपने बेटों को क्या कर रहे थे, तो शाबाशी दे रहे थे। यहाँ पर ये क्या कहानी यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।